तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर फर्स्ट। जैसे कि मैंने गाइस बताया था आपको कि अपन जल्दी से जल्दी सीए फाउंडेशन का पेपर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका आज अपन लेक्चर फर्स्ट लेके आए हैं। तो गाइस लेक्चर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगा, तो जरा ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि जो सीए फाउंडेशन जो अपन कंप्लीट करेंगे पेपर नंबर फर्स्ट, ये अपने 10 चैप्टर्स में कंप्लीट हो जाएगा। यानी पेपर नंबर फर्स्ट कितने चैप्टर्स में कंप्लीट हो जाएगा? 10 चैप्टर्स के अंदर। पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो अपन इस सब्जेक्ट में आईसीएआई के द्वारा जो मॉड्यूल प्रोवाइड कराया गया है, उस मॉड्यूल को अपन फुल कवरेज के साथ कंप्लीट करेंगे। अपन को अदर बुक्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सीए फाउंडेशन को अपन करेंगे मॉड्यूल से। बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की, यानी जिन स्टूडेंट्स ने नवंबर अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और उनके पास बुक अभी नहीं आई है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आईसीआई की साइट से जाके मॉड्यूल को डाउनलोड कर लें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। ये जो अपने लेक्चर है, ये अपना नवंबर 2020 अटेम्प्ट्स के लिए रहने वाला है। और फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं गाइस, यानी कि जो अपने पेपर नंबर जो अपना फर्स्ट है, इसको अपन अराउंड 60 to 70 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। यानी कितने? 60 to 70 लेक्चर्स के बीच में अपने पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो जोश के साथ पढ़ना है, यानी कि अपन को ये मानना है कि अपन को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर को क्लियर कर देना है, उसके बाद की अपन को नहीं सोचनी है। यानी पेपर फर्स्ट यानी कवर करेंगे और अपन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है गाइस। स्टडी करनी पड़ेगी, ध्यान से करना है, अच्छे से प्रॉपर ढंग से करना है। मैं जैसे बताऊंगा आप वैसे स्टडी करेंगे तो आपका फाउंडेशन का पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पेपर फर्स्ट अकाउंटिंग। तो श्री गणेशाय करते हैं गाइस, जोश के साथ अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो अपना फाउंडेशन का पेपर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। यहां पे लिखा हुआ है चैप्टर फर्स्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है 9 यूनिट। यानी कि जो चैप्टर फर्स्ट है अपना, वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। अगर नाम से समझ में आ रहा है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में अपन को सबसे ज्यादा क्या पढ़नी पड़ेगी? इसमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी अपन को। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसको अपन ने 9 यूनिट्स में पढ़ना है। 9 यूनिट्स में ये चैप्टर अपना फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपनी यूनिट फर्स्ट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। यानी अपन को अकाउंटिंग के मीनिंग पढ़ने हैं और स्कोप पढ़ना है। यानी मीनिंग क्या होती है और अकाउंट्स के स्कोप क्या होते हैं, तो गाइस ये अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गाइस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो पहले अपन को ट्रांजैक्शन पढ़ना है कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, फिर अपन पढ़ेंगे इवेंट्स। अब एक बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। तो जैसे अपन ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो ये हमारे होते हैं ट्रांजैक्शन। सेल, परचेज, एक्सपेंसेस करना, और उनका क्या रिजल्ट रहने वाला है वो हमारा कहलाता है गाइस इवेंट्स। यानी कि अपन जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है, उसको अपन बोलते हैं इवेंट। तो ये है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट की कहानी। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो गाइस जैसे कि मान के चलते आपने कोई मटेरियल परचेज करा है और परचेज करा था वो आपने 3 लाख का, ठीक है ना, और एक्सपेंसेस कुछ खर्च करे थे उस पे 1 लाख की, और ये आपने सेल कर दिया 5 लाख में। तो 5 लाख में से 4 लाख अपन अगर लेस करेंगे तो अपना प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 1 लाख। तो गाइस ये तो सारे के सारे अपने ट्रांजैक्शन है, और ये जो प्रॉफिट निकल के जो अपना 1 लाख आया है ये अपना इवेंट है। मतलब ट्रांजैक्शन से क्या रिजल्ट रहने वाला है वो अपना इवेंट कहलाएगा। तो पॉइंट फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो ज्यादा इसमें समझने की कोई बात नहीं है, अपन को समझना है ट्रांजैक्शन क्या है और उसका इवेंट्स क्या है। तो ट्रांजैक्शन मतलब जो भी अपन ट्रांजैक्शन करेंगे, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस वगैरह बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर, और उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो अपना कहलाएगा इवेंट। तो मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको ये समझा दिया है। तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना गाइस। अब बात करते हैं
डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की। अब डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे तो गाइस डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को जो दिया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन वो दी थी आप AICPA ने। किसने दी थी गाइस? AICPA यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यानी कि AICPA 1961 में दी थी, यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखी है उसको थोड़ा सा समझते हैं, अच्छे से समझते हैं डिस्क्राइब के साथ। इसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जो अकाउंटिंग है ना गाइस वो आर्ट है, यानी कला है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की एंड समराइज करने की। यानी रिकॉर्ड करेगी, फिर उसको वो क्लासिफाई करेगी और फिर वो उसको क्या करेगी? समराइज करेगी। और लिखा हुआ है वर्ड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीके से। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनी के टर्म में होनी चाहिए। यानी हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ मनी के टर्म में होगा। यानी कि अपन ट्रांजैक्शन जब मनी के टर्म में कर रहे हैं तो इसका मतलब इवेंट भी अपना किस में आएगा? मनी के टर्म्स में आएगा। तो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, यानी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे सिग्निफिकेंट मैनर में, जो भी मनी के टर्म्स में होना चाहिए। लिखा हुआ है इसके आगे इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब ये फाइनेंशियल होने चाहिए। यानी कि आप जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट कर रहे हो फाइनेंशियल होना चाहिए, मतलब बिजनेस से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल नहीं होगा तो फिर यहाँ पे नहीं आएगा। तो फाइनेंशियल होना चाहिए एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर, और उसके जो रिजल्ट है उसको हम क्या कर सके? इंटरप्रेट कर सके। तो गाइस ये जो वर्ड है ना, ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, इंटरप्रेटिंग, ये सब भी हम समझेंगे। तो मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे सिग्निफिकेंट मैनर में, नहीं प्रॉपर वे में, ठीक है। लेकिन वो जो होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए? मनी के टर्म्स में। अपन को ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, मनी के टर्म्स में होना चाहिए ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ठीक है। व्हिच आर द पार्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल होना चाहिए और उसको इंटरप्रेट कर सके, इसको रिजल्ट को अपन अच्छे से एनालाइज कर सके। तो गाइस ये थी डेफिनेशन जो कि AICPA ने 1961 में दी थी, ठीक है भाई। तो ये अपन ने समझ लिया है। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के प्रोसीजर क्या होते हैं? तो गाइस अकाउंटिंग ऑफ प्रोसीजर है, यानी प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, ये टू टाइप्स होते हैं इसके। एक लिखा हुआ है जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरा लिखा हुआ है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। गाइस ये तो सीधी सीधी बात यही है कि पहले आप किसी चीज को जनरेट करोगे तभी तो आप उसको यूज कर सकते हो, तो ठीक है ना। तो पहले अपन जनरेट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फिर उसका यूज करेंगे। तो जनरेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अपन को 6 पॉइंट कवर करने हैं, जिसमें पहला है रिकॉर्डिंग, दूसरा है क्लासिफाइंग, तीसरा है समराइजिंग, फोर्थ है एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। यानी अपन को 6 पॉइंट यानी 6 वर्ड्स हैं जो कि अपन को समझने हैं। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले है रिकॉर्डिंग। जैसे कि अपन पता है कि आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं? जनरल करते हैं, मतलब अपन किसी भी बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन अपन ने करा, सेल करी, परचेज करी, तो उसको अपन क्या करते हैं? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होता है जनरल में। तो गाइस ये वही है, रिकॉर्डिंग करनी है आपको हर ट्रांजैक्शन की। कहां पे? जनरल में। तो फर्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग। कंप्लीट हो गया, नाम से समझ में आ रहा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड क्या करना है? ट्रांजैक्शन किसमें? जनरल में। तो इसमें रिकॉर्डिंग हो गई कहां पे? जनरल में। ट्रांजैक्शन करने पर तो रिकॉर्ड। तो ये गाइस वर्ड समझ में आना चाहिए आपको। एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम दिस कि वर्ड को अगर हम समझ लेंगे तो अपना काम कंप्लीट होता है, लेकिन अपन को तो वर्ड ही को समझ में नहीं आ रहा तो फिर आगे अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? तो रिकॉर्डिंग है, यानी कि आप रिकॉर्डिंग किसकी करोगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। बिजनेस में क्या होता है? ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और किसमें रिकॉर्ड करते हैं अपन? इसमें जनरल में। तो यहाँ पे आ गया रिकॉर्डिंग में जनरल, ठीक है गाइस। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, क्लासिफाइंग। जैसे कि अपन ने पता है कि जनरल करने के बाद उन एंट्रीज को हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब होता है उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, यानी कि हमने जितने भी ट्रांजैक्शन करे सारे रिकॉर्ड कर दिए इसमें। तो ट्रांजैक्शन जैसे सेल्स करी हमने ड्यूरिंग द ईयर, बहुत सारी सेल्स करी, तो हमने क्या करा? जितने भी सेल्स के ट्रांजैक्शन थे ड्यूरिंग द ईयर उनको एक जगह यानी सेल्स के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। ऐसे ड्यूरिंग द ईयर हमने जितनी भी परचेज करी तो हमने क्या करा? सारी की सारी जो परचेज थी वो अपने परचेज के अकाउंट में पोस्ट कर दी। एक्सपेंसेस थे, जैसे ड्यूरिंग द ईयर अपन ने रेंट पेड किया है तो रेंट के अकाउंट में सारी एंट्रीज रेंट की पोस्ट कर दी, ठीक है ना गाइस। तो यानी कि ये हो गया क्लासिफाई। क्लासिफाई कर दिया, जनरल को क्लासिफाई कर दिया। तो किसमें कैसे करा हमने? लेजर के थ्रू, ठीक है ना।
तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा लेजर क्लासिफाइंग में। तो रिकॉर्डिंग करेंगे पहले ट्रांजैक्शन का, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, मतलब उसके अलग अलग हेड्स जो होंगे लेजर उसमें अपन को ट्रांसफर करना है। यानी सेल्स के लेजर में टोटल सेल्स ट्रांसफर होगी, परचेज में परचेज ट्रांसफर होगी, रेंट है तो रेंट ट्रांसफर होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस खर्च करें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अकाउंट में चले जाएंगे। तो गाइस आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आएंगे। रिकॉर्डिंग समझ में आ गया, वो क्लासिफाइंग, यानी यहां पे रिकॉर्डिंग में जनरल और क्लासिफाइंग में लेजर, क्योंकि अपन जनरल के बाद लेजर पोस्ट करते हैं। अब गाइस लेजर पोस्टिंग के बाद अपन क्या करते हैं वो समझते हैं, वो है अपना समराइजिंग। समराइजिंग करना है मतलब इसके अंदर अपन को 4 पॉइंट समझने हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पी&एल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी 4 पॉइंट्स हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पी&एल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी 4 पॉइंट आएंगे समराइजिंग में। समराइज करना है इसमें, और ये समराइज जो हम कर रहे हैं ना वो हम 2 यूजर्स के लिए कर रहे हैं, एक तो इंटरनल यूजर्स के लिए और एक एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। अब गाइस इंटरनल यूजर्स क्या है और एक्सटर्नल यूजर्स का ही मैं आपको भी समझाऊंगा। तो ये समराइज करेंगे, यानी कि अपन को ये बात पता है कि सबसे पहले अपन करते हैं जनरल, जनरल से फिर लेजर में, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पी&एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब इस तरीके से सीक्वेंस में चलते जाते हैं। तो समराइजिंग करेंगे, उसके बाद गाइस समराइजिंग हो जाएगी, उसके बाद करेंगे एनालाइजिंग। अभी एनालाइजिंग क्या होती है, यानी एनालाइज करना है। तो एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा अपन ध्यान से समझते हैं। एनालाइजिंग का मतलब गाइस ये है कि जो आइटम पी&एल का है उसे पी&एल में ट्रांसफर करेंगे, जो आइटम बैलेंस शीट का है उसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। अब एनालाइज करना, ये तो हमने कर दिया बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट में, पी&एल आइटम पी&एल में। अब गाइस बैलेंस शीट में जैसे कि अपन मानते हैं कि सारी असेट्स हैं। अब असेट्स अपन को पता है 2 टाइप्स की होती है, एक फिक्स्ड असेट्स और एक करंट असेट। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी असेट्स फिक्स्ड हैं उनको फिक्स्ड असेट्स के हेड में ट्रांसफर करेंगे। जैसे मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर, ये सारी फिक्स्ड असेट्स है। ऐसे अपनी करंट असेट्स है तो करंट असेट्स के अंदर एक ट्रांसफर करेंगे सारी करंट असेट्स को। तो जिससे क्या एक हेड में हमारे पास आ जाएगी, इसको हम प्रॉपर वे में समझ सकते हैं, वो होता है एनालाइजिंग। यानी कि अपन को ट्रेडिंग का वो सॉरी पी&एल का आइटम पी&एल में, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में, और फिक्स्ड, अब जैसे बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड असेट्स है तो फिक्स्ड असेट्स अपन को पता है कि होती कौन-कौन सी है, ऐसी करंट असेट्स कौन-कौन सी होती है। तो अपन को फिक्स्ड असेट्स के हेड में सारी फिक्स्ड असेट्स को प्रॉपर वे में ट्रांसफर करना है और करंट असेट्स को करंट असेट्स के हेड में प्रॉपर वे में लिखना है, जिससे हम क्या कर सकें उसको समझ सकें, एनालाइज कर सकें। तो ये होता है एनालाइजिंग। यानी गाइस आई होप कि आपको समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग में जनरल, क्लासिफाइंग में लेजर, समराइजिंग में मैंने 4 बता दिए हैं आपको, यानी कि अपन को ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पी&एल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एनालाइजिंग कर दिया यानी कि पर्टिकुलर हेड में एक प्लेस पर सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया, एक सेम मतलब प्लेस पर, यानी फिक्स्ड असेट सारी फिक्स्ड असेट्स के हेड में, करंट असेट सारी करंट असेट्स के हेड में। अब बात करते हैं गाइस इंटरप्रेटिंग। अब ये इंटरप्रेटिंग है क्या, इंटरप्रेटिंग एनालिसिस के बाद ही क्यों आता है, ये सारे सीक्वेंस में ही क्यों है, क्योंकि अपन को पता है कि सबसे पहले जनरल, फिर लेजर, फिर उसके बाद समराइजिंग करते हैं, फिर एनालाइजिंग करेंगे, अब इंटरप्रेटिंग करेंगे। इंटरप्रेटिंग का गाइस मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। इंटरप्रेटिंग का मतलब ये है कि जब हमने ये एनालाइज कर लिया, सारे हेड्स बना दिए, तो अपन देखेंगे कि अपने पास टोटल असेट्स में फिक्स्ड असेट्स कितनी है, करंट असेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी कैपिटल है। तो ये होता है इंटरप्रेटिंग में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूजर्स भी तो डिसीजन ले सके ना कि वो आपकी फर्म में, कंपनी में या बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको भी तो बताओ कि आपके में इन्वेस्टमेंट है कितना है, फिक्स्ड असेट्स कितनी है, करंट असेट्स कितनी है, लोन कितने का लिया हुआ है आपने, प्रॉफिट कितना हुआ है, कैपिटल कितनी है। तो होता है इंटरप्रेटिंग करना, ठीक है ना गाइस। यानी कि अपन ने जो एनालाइज किया उसको इंटरप्रेट अपन ने करा। तो ये जो वर्ड था ना इंटरप्रेट करना, वो यही था, इंटरप्रेट कर रहे रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट प्रॉफिट कितना हुआ, लोन कितना है हमारे पास, हमारा फिक्स्ड असेट कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितनी है। तो ये होता है इंटरप्रेटिंग करना। अब बात आती है कम्युनिकेटिंग। गाइस याद रखना जो फाइनेंशियल के जो पॉइंट है वो अपने 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट है, ये पांचों पॉइंटों में अपने कवर कर लिया है। और उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या, कम्युनिकेट करना है किसके लिए, यूजर्स के लिए। क्यों, यूजर्स आपकी फर्म में, कंपनी में, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कैसे करेगा, तो उसके लिए आप उसको कम्युनिकेट करोगे। तो कम्युनिकेट में अपन को चीजें याद रखनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अपन उसको देंगे ही देंगे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना पी&एल बैलेंस शीट। इसके अलावा भी हमें उसे कई सारी चीजें और प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जैसे अकाउंटिंग रेशियो, डायग्राम्स, ग्राफ, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करानी, फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये एडिशनल है, यानी कि एडिशनल मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा, यानी हमें और भी चीज उनको प्रोवाइड करानी है।
अब बात करते हैं गाइस, तो ये है कम्युनिकेटिंग, किसके लिए? यूजर्स के लिए। यानी कि अगर यूजर आपकी फर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक अच्छे से डिसीजन ले सके कि मैं इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूं, तो उसके पास एक डिसीजन होना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले ले। तो उसके लिए अपन उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ तीन चार चीजें और भी एडिशनल देंगे, जैसे मैंने बताया आपको, अकाउंटिंग रेशियो, ग्राफ, डायग्राम्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट वगैरह। तो ये था कम्युनिकेटिंग। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया। रिकॉर्डिंग में जनरल, क्लासिफाइंग में लेजर, समराइजिंग में 4 पॉइंट आपको बता दिए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए एनालाइजिंग कर दिया, उनको पर्टिकुलर हेड्स में ट्रांसफर कर दिया। इंटरप्रेटिंग का मतलब है कि जब हमने हेड में ट्रांसफर किया तो अपन देखेंगे कि कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी कैपिटल है, कितनी फिक्स्ड एसेट्स है, ये सब। और कम्युनिकेटिंग होता है यूजर्स के लिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ अपन को और एडिशनल चीजें भी देनी पड़ेंगी, जिसमें अकाउंटिंग रेशियो, ग्राफ, डायग्राम, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके आ जाएंगे। तो ये था गाइस जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहले हमने जनरेट करा है, अब बात करेंगे कम्युनिकेटिंग के बाद, अब बात करेंगे यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये तो जनरेट हो गया, अब बात करते हैं यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब गाइस यूज करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। मैं जहां से इरेज कर रहा हूं इसको, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो गाइस क्योंकि पहले अपन को जनरेट करना है और उसके बाद जब जनरेट हो जाएगी तब हम उसको यूज करेंगे। तो ये जो यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो अब इसको यूज करेंगे। अब इसको जो यूज करने वाले जो लोग हैं ना, वो है दो टाइप के। एक तो है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल यूजर, और एक हो गया इंटरनल यूजर। अब गाइस इंटरनल यूजर कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? तो इंटरनल यूजर में आपका आ जाएगा एक तो ओनर और आएगा मैनेजमेंट, ठीक है ना गाइस? एक तो आपका ओनर आएगा, एक मैनेजमेंट आएगा, यानी जो फर्म में, बिजनेस में, कंपनी में जो मैनेजमेंट वर्क कर रहा है वो मैनेजमेंट के लिए, और ओनर जो उसका मालिक है। एक्सटर्नल यूजर्स में गाइस बहुत सारे लोग आ जाएंगे, एम्प्लॉय आ जाएंगे, एम्प्लॉयज, ठीक है ना, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, लेंडर आ जाएंगे, सप्लायर्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है ना, पब्लिक आएगी, ठीक है। तो ये सारे लोग हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल यूजर्स के एक एक पॉइंट की अपन बात करेंगे, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे। और इंटरनल यूजर्स का मैंने बता दिया, ओनर और मैनेजमेंट है, और एक्सटर्नल यूज जो करने वाले वो एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज मतलब जो भी कोई कंपनी में अगर एम्प्लॉय जाना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, वो देखेगा कि जो कंपनी है क्या वो एम्प्लॉइज का ख्याल रखती है, मतलब कंपनी को जो एम्प्लॉइज कमा के देते हैं तो कंपनी को उनको बोनस वगैरह देती है, नहीं देती है, वो सब एम्प्लॉइज देखते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब समझ में आया? क्रेडिटर्स क्या है? जैसे हम उधार अगर किसी से ले रहे हैं, क्रेडिटर उधार ले, तो हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन, बिजनेस की रेप्यूटेशन, फर्म की रेप्यूटेशन के बिहाफ पे ही तो होगा, तो इसलिए वो हमारे फाइनेंशियल को, स्टेटमेंट को चेक करेंगे। लेंडर्स होगा जो लोन देते हैं, सप्लायर्स होगा जो माल को सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक हो गई, यानी कि हमारे एम्प्लॉइज, क्रेडिटर, लेंडर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, यानी ये सारे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। और इंटरनल यूजर्स में ओनर एंड मैनेजमेंट रहेगा। अब अगर बात करते हैं जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, उसको इंटरनल यूजर्स अलग वे से एक्सटर्नल यूजर्स के सामने दिखाते हैं, यानी शो ऑफ करते हैं। यानी कि ओनर और मैनेजमेंट है, इनको तो इंटरनल यूज, यानी कि जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है इनको तो अच्छे से पता होगी, लेकिन ये इंटरनल इंफॉर्मेशन को वैसे के तो नहीं बता सकते ना कि ये लोग किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंट बना रहे हैं, तो वैसे तो सेम तरीके से तो ये अलग वे से उसको प्रस्तुत कर देते हैं, इनको दिखा देते हैं एम्प्लॉइज, क्रेडिटर, लेंडर, सप्लायर, गवर्नमेंट, पब्लिक, यानी एक्सटर्नल यूजर्स को, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि जो यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स, डिसीजन ले सके अच्छे से और कंपनी में, फर्म में और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकें। ये इसलिए यूज करते हैं, इसीलिए इनको यूज करने के लिए दिया जाता है। तो ठीक है, जैसे कि अपने कम्युनिकेट के बारे में पढ़ा था, सेम वही है कि ये सारी चीजें इनको प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा वे अलग हो जाता है, क्योंकि भाई कोई भी चीजें होंगी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन, उसको तो नहीं बताया जाएगा ना बाहर के व्यक्ति को कि हम किस तरीके से अपना बिजनेस चलाते हैं, हमारे कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, फाइनल अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो ये अलग वे में उसको दिखा देते हैं।
तो एम्प्लॉइज, क्रेडिटर, लेंडर, सप्लायर, गवर्नमेंट, पब्लिक, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स रहेंगे और इंटरनल यूजर्स ओनर एंड मैनेजमेंट। गाइस पहले क्या हुआ करता था कि जो इंफॉर्मेशन थी वो केवल इंटरनल यूजर्स के लिए हुआ करती थी, लेकिन समय बदला, समय के साथ साथ चीजें बदलने लगी। अब बदलने लगी तो बात ये थी कि आप मान के चलते मैं हूं और मेरे को किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं नाम से तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा ना कि भाई फलानी कंपनी है या वो कंपनी है, तो मैं ऐसे तो नहीं इन्वेस्ट करूंगा ना। पहले मैं उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखूंगा, यानी उसकी बैलेंस शीट चेक करूंगा, पी&एल चेक करूंगा, रेशियोज चेक करूंगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट चेक करूंगा, सारी चीजें अपन चेक करेंगे तो अपन को लगेगा हाँ वास्तव में कंपनी अच्छी है, अच्छे यानी इंक्रीमेंट हो रहा है कंपनी के अंदर, प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है, एम्प्लॉइज को खुश रखते हैं, तो मतलब ये सब कुछ देखेंगे तभी तो हम कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो गाइस ये था अपना यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था जनरेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि पहले जनरेट करेंगे और फिर यूज करेंगे। तो यूज में अपन ने बता दिया है क्यों यूज करेंगे, तो डिसीजंस के लिए, दोनों के लिए डिसीजन जरूरी है, इंटरनल यूजर के लिए भी डिसीजन जरूरी है, एक्सटर्नल के लिए। इंटरनल के लिए क्या जरूरी है, वो ये देखेगा भाई अब हम क्या सही कर सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा या हमें लोन कम कर देना चाहिए, जो भी कुछ है वो देखेंगे कि हमें डिसीजन, इनका भी डिसीजन महत्वपूर्ण होता है, ये भी अपनी कंपनी बिजनेस फॉर्म के लिए एक अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकें। तो गाइस ये था अपना यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैंने जो भी बता दिया इंटरनल और एक्सटर्नल। अपन ने पढ़ लिया था ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बारे में, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन, एक अकाउंट की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है, और ये प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग में अपन ने दोनों चीज पढ़ ली है, जनरेट और यूजिंग, ठीक है ना। तो ये अपन ने 3 पॉइंट आज कवर कर लिए हैं। तो गाइस ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अच्छे से एक बार इसका रिवीजन कर लेना और गाइस जरूर बताना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।